हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी डिकोड सीरीज में आपके लिए लेके आए हैं नेक्स्ट चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। अभी तक आपने फोर्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन पढ़ लिया है। अब बात करेंगे वर्क, पावर और एनर्जी की। आइए सबसे पहले बात करते हैं वर्क। डेली लाइफ के अंदर हम जो वर्क देखते हैं, राइट, वो कौन कौन से वर्क होते हैं। कुछ एनिमेशंस आपको दिख रहे हैं, राइट, पहाड़ पे चढ़ना, साइकिलिंग करना और मशीन्स भी जो वर्क करती हैं, राइट। ये जो वर्क हम डिफाइन करते हैं डेली लाइफ में, ये जो वर्क होता है और जो फिजिक्स में डिफाइंड है वो थोड़ा सा चेंज है। आइए डिस्कस करते हैं वर्क क्या है। एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी इज कंसिडर्ड एज वर्क इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, इवन दो वो मेंटली क्यों ना हो, राइट, वो भी वर्क कहलाती है। लेकिन फिजिक्स में वर्क किस प्रकार डिफाइंड है, आइए डिस्कस करते हैं, और वो भी एनसीईआरटी के साथ। यस, जैसे जैसे एनसीईआरटी आगे बढ़ रही है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं आपको बताना चाहूंगा चैप्टर नंबर 6 है फिजिक्स फर्स्ट 11th क्लास, राइट। आइए देखते हैं। ये एक पर्सन है जो अभी दीवार को पुश करेगा। हमको लगेगा कि सर ये दीवार को पुश कर रहा है, और एज वी नो दैट कि दीवार जो है वो मूव नहीं कर रही है, तो ये तो वर्क डन हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने जो वर्क समझा है वो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। कि फोर्स है, यस फोर्स है। क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं, डिस्प्लेसमेंट दीवार का नहीं हुआ। तो बताइए, यदि हम पूरे दिन भर दीवार को धक्का मारते रहें तो क्या हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी? होगी। तो वो एनर्जी गई कहां? फिजिक्स की डेफिनेशन बोलती है कि वर्क डन तब तक नहीं होगा जब तक कि डिस्प्लेसमेंट ना हो। यहां तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो हमारी जो एनर्जी हमने यूज की, जिसको हम बोलते हैं कि हम तो वर्क कर रहे हैं, दीवार को धक्का मार रहे हैं, हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, वो गई कहां? आइए डिस्कस करते हैं। बच्चों ध्यान से देखना इस एनिमेशन को, राइट। और जब आपने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा हो, तो जब हम धक्का मारते हैं तो हमारी जो हाथ की जो सरफेस है, मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं। एज वी सी, यदि हम बड़े लेवल पर देखें, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो आप बोलोगे कि आपने दीवार पर फोर्स लगाया, राइट, दीवार मूव नहीं हुई, दीवार पर वर्क डन नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, राइट। फिजिक्स ऐसे डिफाइंड होती है, वर्क फिजिक्स में ऐसे डिफाइंड होता है। अब आगे बात करते हैं, क्या हमने जो फोर्स लगाया उतना ही फोर्स दीवार ने हम पर लगाया? यस। क्या हमारे हाथ की सरफेस कॉन्ट्रैक्ट हुई? यस। हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारी इंटरनल एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन तो हो रहा है हमारे हाथों पर। कौन कर रहा है? वॉल कर रही है, दीवार कर रही है। दैट्स वाई हमारी इंटरनल एनर्जी लॉस हो रही है। तो ध्यान दीजिए, डेली लाइफ में और फिजिक्स में वर्क की जो डेफिनेशन है उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वर्क डिफाइन कर रखा है। जो माइक्रोस्कोपिक लेवल और मैक्रोस्कोपिक लेवल हर जगह वैलिड है। बस ये ध्यान रखना, फोर्स भी होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी, और साथ में उनके बीच में एक स्पेसिफिक एंगल। आओ बात करते हैं। ये देखिए, ये एक ब्लॉक है, उस पर एफ फोर्स लग रहा है। इस एफ फोर्स की वजह से ये ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। कहां हुआ? हॉरिजॉन्टली हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हो रही है, फोर्स एक पर्टिकुलर एंगल पर लग रहा है। फोर्स के दो कंपोनेंट देखेंगे तो एक ही ऐसा कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, जो बोल रहा है बॉडी को कि आप आगे चलिए, मैं हूं एफ कॉस थीटा आपको डिस्प्लेस कराने के लिए। इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा जो लग रहा है वो वर्क डन में कोई हेल्प नहीं कर रहा। उस डायरेक्शन में क्या बॉडी डिस्प्लेस हुई? नहीं, बॉडी डिस्प्लेस हुई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दैट्स वाई हम बोलते हैं जो वर्क डन होता है, वो वर्क डन में जो डिस्प्लेसमेंट जनरेट हुई, वो डिस्प्लेसमेंट डी कौन जनरेट कर रहा है? एफ का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। दैट्स वाई हम डी को एफ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं।
इस तरह से ये फॉर्मूला क्रिएट होता है। आप चाहो तो इसको डॉट प्रोडक्ट में के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट टी वेक्टर। इसमें जो एंगल आएगा थीटा, इसके बारे में भी ध्यान दीजिएगा। ये जो थीटा है, इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंगल कभी कभी क्रिएट करता है प्रॉब्लम, तो आइए देखिए, एफ को उठाकर आप इनिशियल पॉइंट पे रखिए, दोनों वेक्टर्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स टेल से टेल मिला दीजिए, और जो एंगल बनेगा वही आपको यहां पुट करना है। ओके, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। आइए, साइकिलिस्ट है, राइट, तो थोड़ा सा मैं स्पीडली आपको समझाता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर बोला क्या गया है। राइट, एक साइकिल है, साइकिल जो है वो स्किड कर रही है, बॉडी मूव कर रही होगी, स्किडिंग है, रोलिंग नहीं है, स्किड कर रही है, 10 मीटर स्किड करी, इवन दो आपकी सरफेस रॉड ने कितना फोर्स लगाया साइकिल पर वो भी दे रखा है, और आपसे वर्क डन बोला गया है। दो केसेस में वर्क डन साइकिल पर कितना हुआ और वर्क डन अर्थ पे या रोड पर कितना हुआ। राइट, आइए देखते हैं, एनिमेशन अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब ये साइकिल मूव करिए, जूम करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। अब देखो साइकिल स्किड हुई, यहां टायर घिस रहे हैं। राइट, अब मुझे बताइए, यहां जो फोर्स लगा साइकिल पर, साइकिल के पहियों पर जो फोर्स लगा वो लगा फ्रिक्शन। किसने लगाया, रॉड ने या अर्थ की सरफेस ने। राइट, रॉड ने जो फोर्स लगाया साइकिल पर वो आपको दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुई, फोर्स आपका पीछे है। बताइए कितना एंगल हुआ, बिल्कुल सही, 180 डिग्री। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर 1 केस में निकालते हैं। फ्रिक्शन जो लग रहा है उसका फोर्स का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली दे रखा है, 200 न्यूटन। आइए देखते हैं, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स विच इज ऑल्सो नेम्ड एज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया, या रॉड या अर्थ ने बॉडी पर, बॉडी कौन सी, साइकिल पर, अर्थ ने साइकिल पर कितना वर्क डन किया। फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, एंगल रखिए cos 180 डिग्री या पाई रेडियन, एंड यू विल हैव द आंसर -2000 जूल। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, जो बच्चे स्किप कर जाते हैं, एनसीईआरटी को थोड़ा जल्दी पढ़ जाते हैं और इसको ध्यान से नहीं देखते, कि यहां पर आप ध्यान से देखेंगे वर्क डन नेगेटिव तो हो रहा है। राइट, किस पर हो रहा है, बॉडी पर। बॉडी कौन है, साइकिल पर। किसने लगाया, फोर्स, तो वर्क डन बाय द अर्थ और यू कैन से सरफेस ने साइकिल पर लगाया। बट क्या साइकिल ने सरफेस पर फोर्स लगाया, यस। न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन इज वैलिड। जितना फोर्स साइकिल पर लग रहा है उतना ही फोर्स साइकिल ने अर्थ पे लगाया, 200 न्यूटन। कहां लगाया, ऑब्वियस आगे की तरफ, अर्थ पर साइकिल ने फोर्स लगाया आगे की तरफ। लेकिन क्या अर्थ मूव हुई, जिस कांटेक्ट पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो, क्या वो कांटेक्ट पॉइंट अर्थ का मूव हुआ, नहीं। साइकिल के पहिए स्किड कर रहे थे, वहां डिस्प्लेसमेंट था, अर्थ के पास डिस्प्लेसमेंट नहीं था। दैट्स वाई फोर्स था लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होने के कारण साइकिल ने अर्थ पर कोई वर्क डन नहीं किया। आंसर विल बी 0। ओके, ध्यान दीजिएगा, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन लगता है, बट आप वर्क में मत लगा देना ये एक्शन रिएक्शन, कि अर्थ ने साइकिल पर जो वर्क डन किया उतना ही वर्क डन क्या साइकिल अर्थ पे करेगी, नहीं। इट विल डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट, जो कि अर्थ का नहीं हुआ। दैट्स वाई 0 वर्क डन हुआ। 0 वर्क डन किसका है, साइकिल ने जो अर्थ पे फोर्स लगाया उसके कारण। ठीक है, चलिए काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। एज यू नो, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोशन से रिलेटेड होती है। जब बॉडी मोशन में होती है तब उससे रिलेटेड एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। फॉर्मूला है आपका 12 mv²। इसको आप मास ध्यान रखिएगा, m यहां पर मास है और v कई बार बच्चे यहां पर वेलोसिटी बोल जाते हैं। एक्चुअली में ये स्पीड है, क्योंकि वेलोसिटी होता है एक वेक्टर और वेक्टर का कभी स्क्वायर नहीं होता। ओके, स्क्वायर केवल मैग्नीट्यूड का होता है। हाँ, आप इसको v.v लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो यहां पर।
ठीक है। बट यदि आप इसको v स्क्वायर लिखोगे तो ध्यान दीजिएगा ये v स्क्वायर में v क्या है, स्पीड। तो हमेशा ध्यान रखिएगा काइनेटिक एनर्जी में स्पीड आती है। एक पॉइंट और, यदि स्पीड 0 हो जाएगी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी, बट अदरवाइज जो भी आप स्पीड रखोगे उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। स्पीड पॉजिटिव क्वांटिटी है, राइट, डायरेक्शन यूज नहीं करना है। दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज बी पॉजिटिव। इवन दो ये रेफरेंस डिपेंडेंट होती है, रेफरेंस पर डिपेंड होता है कि आपकी बॉडी का मोशन या स्पीड कितनी है। तो एज यू नो रिलेटिव टर्म है, स्पीड एक रिलेटिव टर्म है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी एक रेफरेंस डिपेंडेंट होता है। ओके, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल एनसीईआरटी बेस्ड ही है। इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल की स्पीड 25% इंक्रीज कर दी और पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। स्पीड में चेंज दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। बच्चे जो गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। बच्चे यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल v स्क्वायर तो करते हैं, बट ध्यान से ये आप परसेंटेज में अप्लाई नहीं कर सकते। मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको देखते हैं। आप सबसे पहले टाइम्स में कन्वर्ट कर दो। 25% को टाइम्स में कन्वर्ट करने के लिए 25 में 100 डिवाइड करो और 1 ऐड कर दो, इट विल गिव यू 1.25। इसको आप अपॉन, मतलब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रेशियोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1.25 हो जाएगा आपका 5/4 टाइम्स। अब आप टाइम्स में ये काम कर सकते हो, जैसा रिलेशन वैसा आप फॉलो अप कर सकते हो। 5/4 टाइम्स हुआ स्पीड का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, स्क्वायर कीजिए 25/16 टाइम्स आ जाएगा। अब 25/16 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है। बच्चे अब यहां से सॉल्व करते हैं। अब सुन लो, सीधा सा तरीका है, टाइम्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। टाइम्स 1 वैल्यू पर दिया जाता है, परसेंटेज 100 पर दिया जाता है। टाइम्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 1 माइनस करो टाइम्स में से और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें से 1 माइनस करोगे यू विल हैव 9/16, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, आपके पास आएगा सीधा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज 900/16। सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 56.25, राइट, ऑप्शन नंबर 3। अब जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको ध्यान से, सीधा कई लोग क्या करते हैं 25% रखकर 25 का स्क्वायर कर देते हैं, उसके लिए मैंने ऑप्शन दिया है विच इज रॉन्ग। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। जो भी बॉडी पर वर्क डन हो रहा है टोटल फोर्सेस का, राइट, वो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का नेट फोर्स निकाल लो और नेट फोर्स जो वर्क डन कर रहा है वो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। वर्क डन बाय ऑल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ mv स्क्वायर रखिए, इसमें v फाइनल आएगा, इसमें u इनिशियल आएगा। u को हम इनिशियल स्पीड बोल रहे हैं और v को फाइनल स्पीड बोल रहे हैं। इनका चेंज ले लीजिए, यू विल हैव द वर्क डन। वर्क डन निकालने के लिए फोर्स की हमेशा जरूरत नहीं है। बिना फोर्स के हम सीधा मास और स्पीड्स मालूम करते हुए इनिशियल और फाइनल सीधा काइनेटिक एनर्जी का चेंज लेंगे और वर्क डन आ जाएगा, राइट। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है जो नीट में आ चुका है। पीवाईक्यूज में जाकर देख सकते हो, इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं थी, डाटाज यही थे कि एक ड्रॉप को एक पर्टिकुलर 1 किलोमीटर की हाइट से छोड़ा गया, राइट, और वो ड्रॉप जब लीव हुई ऊपर से टॉपेस्ट पॉइंट से और आधे रास्ते पहुंची तो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई, जिसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स की लैंग्वेज में टर्मिनल स्पीड बोलते हैं। ये पूरा समझाया गया इसके अंदर, राइट। आधे हाइट पर आकर उसकी स्पीड फिक्स हो गई और नीचे पहुंचते पहुंचते उसके पास एक पर्टिकुलर स्पीड मिली और वो उस स्पीड से टकराई। आपको इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा। नंबर 1, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया। दूसरा पूछा है फ्रिक्शन और यू कैन से एयर रेजिस्टेंस ने कितना वर्क डन किया, राइट।
अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में जब वो नीट में आया था तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से एडजस्ट थे कि यदि आपने वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाला तो आपका एक करेक्ट ऑप्शन आ रहा था। आपको फ्रिक्शन, उसमें यह भी पूछा गया था रेजिस्टिव फोर्सेज या फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया, उसके निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शंस एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक क्वेश्चन का आंसर निकालो, ग्रेविटी का वर्क डन, और आपको सही ऑप्शन दिख रहा था। मैं आपको यहां दोनों समझाता हूं। सबसे पहले वर्क डन निकालेंगे ग्रेविटी का, वो सिंपल सा फॉर्मूला है mgh, राइट, वर्क डन बाय ग्रेविटी। मास 1 ग्राम केजी में कन्वर्ट करेंगे, g 10, और h जो है वो 1 किलोमीटर, उसको मीटर में चेंज कर लेना 1000, और सॉल्व करती 10 जूल, और 10 जूल केवल एक ही ऑप्शन में था, राइट, आंसर आ गया बच्चों का। फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि अगली बार रजिस्टिव फोर्सेस का वर्क डन पूछ ले। रजिस्टिव फोर्सेस का वर्क डन तो तब निकालोगे जब रजिस्टिव फोर्सेस मालूम होंगे। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर रजिस्टिव फोर्सेस के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इनिशियल स्पीड दी, फाइनल स्पीड जो कि मिड में ही कांस्टेंट हो गई थी, मतलब 50 की स्पीड से वो जमीन पे टकराएगा, ये दिया था। मैंने क्या कहा था, यदि आप चाहते हो वर्क डन निकालना और बिना फोर्स के, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहां तो हमने जी अज्यूम किया हुआ 10। आइए दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में आपके पास है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू W वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। दो ही तो फोर्सेस हैं, एक तो ग्रेविटी और रजिस्टिव फोर्स। ग्रेविटी का वर्क डन निकाल चुके हैं, रजिस्टिव फोर्स का वर्क डन निकालना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, यू विल हैव द आंसर। आओ पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। जब ड्रॉप बादलों से गिरी होगी 1 किलोमीटर ऊपर, राइट, तो उस समय स्पीड 0 थी। फाइनल स्पीड आपको दे रखी है कि जो मिड में कांस्टेंट हो गई थी। तो ऑब्वियस जब कांस्टेंट हो गई है स्पीड आधे रास्ते में, तो जमीन पर जब गिरेगी तो 50 की स्पीड से गिरेगी। तो 50 की स्पीड रखी, मास रखा, ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर लिया, एंड यू विल हैव 1.25 जूल। दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस वैल्यू को यहां रखेंगे, ग्रेविटी का वर्क डन माइनस करेंगे, यू विल हैव द वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्सेस। ये देखिए 1.25 माइनस 10, यू विल हैव माइनस 8.75 जूल। इजी लगा? यही है एनसीईआरटी जो आपको सिखाती है कि नीट के अंदर कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, राइट। इन 2 पॉइंट्स के बीच में आपको किसी फोर्स के कारण वर्क डन निकालना है। आप देख सकते हैं यहां जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, मतलब अब वर्क डन निकालेंगे बाय द वेरिएबल फोर्स, ठीक है। आओ थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। ये फोर्स है, इस फोर्स ने मान लो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया इस पॉइंट पर, देखा ना, अब ये मूव कर रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, थोड़े से छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल मान लीजिए थीटा। एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे DW, वर्क डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, राइट। आइए देखते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। व्हाट इज फोर्स? फोर्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल, ये डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, स्मॉल वर्क डन आ जाएगा। ऐसे वर्क डन हम पूरे पाथ में करेंगे, तो हम कर देंगे इंटीग्रेशन, राइट। हो सकता है कि फोर्स के 3 कंपोनेंट्स आपको दे रखे हो, तो उन तीनों कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट के भी 3 कंपोनेंट्स कर सकते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप के अलोंग। इनके डॉट प्रोडक्ट करेंगे और फिर करेंगे इंटीग्रेशन। एज यू नो, डॉट प्रोडक्ट में आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप से मल्टीप्लाई होता है, दैट्स व्हाई वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन हियर। fx को dx से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, x की ही लिमिट लगेगी, एंड सिमिलरली। आइए ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है लास्ट वाली, ये एनसीईआरटी से उठाइए, देखिएगा। इट इज एन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। आई विल प्रॉमिस यू कि कई लोगों ने इसको पहली बार देखा होगा। यदि देखा है तो कमेंट बॉक्स में दो, मैं जैसे ही लेक्चर एंड होगा आपको रिप्लाई दूंगा, राइट। जो भी डाउट्स हैं आपके वो आप लिख सकते हो, ओके। अब ध्यान दीजिए, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स। उसका ये इंटीग्रल फॉर्म है, दिस वन। आप चाहो तो इसको शॉर्ट में इस प्रकार भी लिख सकते हो, ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल में आपको फोर्स दे रखा है, आपको दे रखा है इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स दे रखी है। ओके, सॉल्व करें, देखिए कितने इंटीग्रेशन बनेंगे, बिल्कुल सही 3। एफ एक्स बोल दें आई कैप के कोफिशिएंट को 3x स्क्वायर, dx से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से 1 प्लस, फिर करेंगे हम -4y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे dy से, ठीक है, लिमिट लगाएंगे y की 1 से 2 एंड सिमिलरली एक इंटीग्रेशन और करेंगे 3 का, ठीक है, और इसमें कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है तो सीधा लिख सकते हो 3 dz, लिमिट देखिए आप 2 से 1, ठीक है। मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, 3 कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, इट विल गिव यू x³, लिमिट लगेगी 0 से 1, -4y, -4 आपका बाहर आ जाएगा, y का इंटीग्रेशन y²/2, लिमिट लगेगी 1 से 2, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dz का इंटीग्रेशन सिंपल z आ जाएगा 2 से 1, लिमिट रखो, सॉल्व करो, यू विल हैव अपर लिमिट पहले फिर लोअर लिमिट बाद में 1 - 0, यहां से आएगा -4, पहले अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4, 4 1 का स्क्वायर होगा तो आएगा 1, 4 - 1 3, 3/2 आएगा, प्लस 3, 1 पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, यू विल हैव हियर -1, एम आई राइट? ओके, तो ध्यान दीजिए यहां से एक्चुअली में आपको आंसर मिलेगा, यहां से मिलेगा 1, देखिएगा यहां मिलेगा -3 और यहां मिलेगा आपको 1 -3 और यहां मिलेगा आपको -6, राइट, एंड यू विल हैव -9 + 1 -8 जूल, ठीक है, क्योंकि यहां पर फोर्स आपको ऐसा यूनिट सिस्टम में दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है मीटर में, तो वर्क डन भी आपको किस में मिलेगा, बिल्कुल सही ऐसा यूनिट सिस्टम में ही मिलेगा, वर्क डन में भी नेगेटिव। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, ध्यान से देखिएगा यहां पर भी स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल होता है, ये देखिए हमने इस ब्लॉक को खींचा एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, एम आई राइट, स्प्रिंग फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में, हम मान लीजिए कि x डिस्प्लेस कर चुके हैं इस बॉडी को, ओके, आगे देखते हैं, अब हम करेंगे कि F स्प्रिंग इस समय कितना फोर्स लगा रहा है, ऑब्वियस स्प्रिंग ने फोर्स लगाया, उसका फॉर्मूला होता है -kx, मॉड ले रखा है, हमने केवल वैल्यू ले रखी है, kx आ गया। नाउ अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा और डिस्प्लेस करेंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx, इस ड्यूरेशन में हम इस फोर्स को कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यदि फोर्स को कांस्टेंट अज्यूम कर लें, स्प्रिंग फोर्स को, देन द स्मॉल वर्क डन आप लगा सकते हो कांस्टेंट फोर्स वाला फॉर्मूला, F वेक्टर डॉट dx वेक्टर, F वेक्टर स्प्रिंग का वर्क डन निकाल रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स ले लेंगे, यहां पर dx ले लेंगे, ध्यान से स्प्रिंग फोर्स आपका कहां लग रहा है, ये देखिए x साइज से xf आपकी लग जाएगी लिमिट, स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है आपका लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट आपका सामने हो रहा है, एंगल आ जाएगा 180, तो आप यहां पर -f रख सकते हैं, तो वेक्टर हटाओगे, मॉड रखोगे, f वेक्टर का मॉड, dx वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड cos 180 विल गिव यू माइनस, ओके, अब ये माइनस आ जाएगा बाहर, f की जो वैल्यू है वो ऑफ स्प्रिंग का वर्क डन निकाल रहे हैं, तो स्प्रिंग का फोर्स रख दिया kx, और यहां से हम कर देंगे इंटीग्रेशन, k आ जाएगा बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2 एंड यू विल हैव -12 k अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इस माइनस को एक काम करते हैं, आपके लिए शॉर्ट फॉर्मूला बनाते हैं, इस माइनस को यदि आप बाहर रख रहे हैं तो W स्प्रिंग का फॉर्मूला जाएगा xf² - xi², इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है, केवल इस बात पर डिपेंड करेगा, राइट, और ध्यान से xi और xf नेचुरल लेंथ से काउंट करना है। एक काम करते हैं, छोटे से फॉर्मूले समराइज कर देते हैं, वर्क डन बाय द स्प्रिंग आप माइनस के साथ रखेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, माइनस बाहर आएगा। यदि आपको बोल दिया जाए कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल निकालो, तो ध्यान दीजिएगा एक्सटर्नल वर्क डन और स्प्रिंग वर्क डन एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, मतलब यहां यदि आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल हैव दिस टर्म, ओके, चलो दोनों फॉर्मुलेस बहुत इजी से हैं, आइए इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने वापस लिख दिया है कि नेचुरल लेंथ से काउंट करनी है, ये जो xi और xf दी गई है, ठीक है,
ओके, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स की बात चल रही थी। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच और कंप्रेस, दोनों के लिए फॉर्मूला है, चाहे आप स्ट्रेच करो चाहे आप कंप्रेस करो। हाँ, यदि आप नेचुरल लेंथ से स्टार्ट करते हो तो नेचुरल लेंथ से जब स्टार्ट करोगे तो आपका एक्स आई हो जाएगा 0 और एक्स एफ हो जाएगा आपका एक्स। इन दोनों की वैल्यू लास्ट फंक्शन में रखोगे तो ये फॉर्मूला आएगा। यदि हम ग्राफ से क्रिएट करना चाहें वर्क डन बाय द स्प्रिंग, तो पहले फोर्स का ग्राफ बनाएंगे और फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व में यदि हम एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स के रेस्पेक्ट में वर्क डन, और वर्क डन का यू कैन से वर्क डन एक तरह का इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय द हॉरिजॉन्टल और यू कैन से एक्स एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से आप बाउंड कर दीजिए उस एरिया को, एरिया अंडर द कर्व आपका दे देगा वर्क डन। आप चाहें तो एक काम कीजिए, एक्सपेंशन कीजिए 0 से xm तक, राइट, और xm पर जो वैल्यू आएगी यहां पर फोर्स की वो आएगी k xm माइनस, आप डायरेक्शन का यूज ले सकते हो, ये फोर्स नेगेटिव हो गया। अब ये जो एरिया निकालोगे हाफ बेस इनटू हाइट, you will have same function as we have did by the means of integration। तो ये मैंने प्रूफ भी कर दिया कि या तो आपको ग्राफ दे रखा हो तो एरिया अंडर द कर्व निकाल दो, you will have work done। बट किसका एरिया निकालना है? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर फ्रॉम नेचुरल लेंथ 10 जूल है, इसको फर्दर और 10 सेंटीमीटर खींचना है। बताइए कितना और वर्क डन करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सा है, इसको ध्यान दीजिएगा, मैं इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ करवाता हूं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, क्या उसको वर्क डन बाय स्प्रिंग का नेगेटिव बोल सकते हैं? अभी हमने स्प्रिंग का फोर्स का फॉर्मूला बनाया था माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स इसकी एक अपर लिमिट है, अपर लिमिट फर्स्ट केस में आपको दे रखी 10 सेंटीमीटर और वर्क डन भी दिया हुआ है। क्या मैं यहां से बोल सकता हूं वर्क डन एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर? यदि ये बोल सकता हूं तो ध्यान से, यदि आपने काइनेमैटिक्स का कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट याद कर रखा हो, कौन सा वाला याद करो? टप टप टप, जिसके अंदर ड्रॉपलेट्स एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ड्रॉप हो रही हैं। कहां से? नल में से गिर रही हैं, टैप में से गिर रही हैं। तो बताइए सक्सेसिव टाइम ड्यूरेशन के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल का रेशो क्या था? 1:3 रेशो, बिल्कुल ऑड नंबर्स था, राइट, गैलीलियोस लॉ। ओके, फॉर ऑड नंबर्स वही है, बिल्कुल सेम वही है। वहां पर डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर थी, यहां था वर्क डन प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताइए क्या यहां पर एक्स भी इसी तरह से क्रिएट नहीं हो रहा? पहले आपने 0 से 10 सेंटीमीटर किया, फिर फर्दर और 10 सेंटीमीटर कर दिया, मतलब 10 से कर दिया आपने 20। क्या यहां जो x है उसका ड्यूरेशन और यू कैन से डिफरेंस सेम नहीं है? 0 से 10, 10 से 20, चेंजेस जो किए डिस्प्लेसमेंट में वो सेम है। तो वर्क डन भी किस रेशो में होगा? यस, वर्क डन रेशो होगा 1:3 एंड सो ऑन। यहां पर 2 ही सेक्शन है, मतलब 0 से 10 सेंटीमीटर तक यदि आपने वर्क डन W किया है तो अगला वर्क डन 10 से 20 करने में उसका 3 टाइम्स आएगा, राइट। फाइंड द वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग इट फर्दर 10 सेंटीमीटर, इट विल गिव यू 3 टाइम्स ऑफ W। मतलब एडिशनल जो वर्क डन आपसे पूछा गया है 10 से 20, 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक, वो वर्क डन आपका हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ W। W इज गिवन 10 जूल, 3 टाइम्स ऑफ W, दैट मीन 3 टाइम्स ऑफ 10 जूल, यू विल हैव 30 जूल। बताओ कैसा लगा? अच्छा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखना यदि अच्छा लगा हो ये शॉर्ट ट्रिक तो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसी फॉर्मूले की बात की गई थी। अब एक एनिमेशन से आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं। एक पर्सन है, ब्लॉक को नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ पे पकड़ रखा है। अब ये यहां से इसको रिलीज करेगा, बट हाथ उसने टच रखा। कब तक किया? जब तक कि इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स ना हो जाए, और ये मीन पोजीशन तक किया। ठीक है, अब इसी केस के अंदर
यस, इस मीन पोजीशन से पहुंचने के बाद यदि इसको हाथ हटा लिया जाएगा तो mg और स्प्रिंग फोर्स में ऑब्वियसली यहां से ये मोशन कर सकता है। बट फिलहाल ध्यान दीजिए, इसी केस में आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पूछा गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नेचुरल लेंथ से और आपको पहुंचना है इसकी मीन पोजीशन तक और आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी करना है। आप आसानी से वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल सकते हैं। ग्रेविटी कहां है? mg नीचे। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x, तो ये आ गया mgx। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्क डन बाय द स्प्रिंग कितना हुआ? इनिशियल नेचुरल लेंथ 0, फाइनल एक्सपेंशन x। सिंपल, यू विल हैव वर्क डन बाय स्प्रिंग का फॉर्मूला था 0 से x के लिए माइनस के एक्स स्क्वायर, हाफ का फैक्टर भी आएगा। ठीक है, ये हो गया वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, यदि आप यहां से धक्का मारेंगे इसको और छोड़ेंगे तो ये ऑक्सिलेट करेगा, ये हमको मालूम है। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है, बट ध्यान से नेचुरल लेंथ से जब इसको लाए मीन पोजीशन तक तो हाथों में रख के लाए थे। यदि आप वहीं नेचुरल लेंथ से छोड़ देते तो ये मीन पर आके नहीं रुकता, ये सीधा मीन से और नीचे जाता। इसी पर बेस मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, देखिए। द ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट और मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा है। अब ये यहां से जस्ट हाथ हटाएगा और सीधा सीधा इलोंगेशन होगा मैक्सिमम। इसको इस बार हम मैक्सिमम इलोंगेशन को x बोल रहे हैं। यस, ये पार्टिकल यहां नहीं रुकेगा, इसके बाद ऑक्सिलेट भी करेगा। बट यदि इस केस को हम फाइनल सिचुएशन मान लें और इसको नेचुरल लेंथ को इनिशियल मान लें तो इस बार भी आपसे मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा गया। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस लगें तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं। ओके, आइए मैं इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करने की थोड़ी सी समझाता हूं, कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ऑल द फोर्सेस है ही कितने फोर्स? तो ग्रेविटी है या स्प्रिंग है। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब हमको चाहिए मैक्सिमम इलोंगेशन। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम इलोंगेशन तभी आएगी जब वो पार्टिकल वहां आके रुक जाएगा जो कि स्प्रिंग से अटैच्ड है। यहां ये जो ब्लॉक है इसकी फाइनल स्पीड इस केस में 0 है, फाइनल स्पीड 0, और जहां आपने रिलीज किया था वो भी स्पीड 0 थी। अब बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही आ गया। हाँ, इसके बाद ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, मीन पर नहीं रुकेगा एंड करता रहेगा। हमें तो यही कंडीशन लगानी है। आइए अप्लाई करते हैं, देखिएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ध्यान से देखिएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी ये आपका इनिशियल पोजीशन था, नेचुरल लेंथ, और यहां पर आने के बाद एट द बॉटम, यहां पर आपके पास सबसे नीचे जहां तक आप पहुंच सकते थे, जिसको हम मैक्सिमम एक्सपेंशन बोल रहे हैं, ये था आपका फाइनल पोजीशन। ओके, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? इसको हमने x अज्यूम किया हुआ था, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mg आपका नीचे है, मास m अज्यूम कीजिए। ठीक है, समझिएगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। mg डिस्प्लेसमेंट x, वर्क डन बाय द स्प्रिंग नेचुरल लेंथ 0, यहां पर एक्सपेंशन हुआ था x, इसको xm या x बोल सकते हैं, फिलहाल मैं x बोल रहा हूं, प्लस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। अब यहां से आप बैलेंस करके x निकाल सकते हैं, साइड को शिफ्ट करेंगे, एक x कट जाएगा, इट विल गिव यू 2 mg/k। दिस इज योर मैक्सिमम एक्सपेंशन। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। इफ अ ब्लॉक, अब देखिए बहुत सिंपल सा, इस ब्लॉक को आपने एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ा, mg फोर्स लग रहा था, पेंडुलम था, ये मूव करते करते यहां आ गया। आपसे बोला जाएगा स्पीड निकालो b पॉइंट पर, आपको हाइट्स भी दे रखी हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मजे आने वाले हैं इस क्वेश्चन करने पर। देखिए आपका है ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी इसी टॉपिक के अंदर है, इसी चैप्टर के अंदर, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। फिलहाल इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखा रहा हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए यहां पर भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर हम स्पीड निकाल सकते हैं। क्यों? वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर स्पीड नहीं आती? आती है। इनिशियल स्पीड कितनी है? बोलिए। इनिशियल स्पीड आपकी 0 है। फाइनल स्पीड कितनी है वो हमें निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्यों? आपको हाइट का डिफरेंस नहीं दे रखा,
mg कहां है? नीचे की ओर, कंटिन्यूअस नीचे की ओर। तो mg ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा? mg, और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यस, वर्क डन का यह भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। आप 3 मीटर की हाइट पर थे, 1 मीटर पहुंच गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 2। अभी भी कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर टेंशन का वर्क डन नहीं होगा, आपने टेंशन का तो वर्क डन काउंट नहीं किया। ध्यान से देखो, सर्कुलर मोशन का पार्ट है, आपकी वेलोसिटी और टेंशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यू विल हैव जीरो वर्क डन बाय द टेंशन। ध्यान रखोगे। चलिए अब बात करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। आ गया। अब इसको बस इक्वेट करना है, यहां से आप v निकाल सकते हैं। देखो m से m कट जाएगा एंड यू विल हैव अंडर रूट 2g, और यदि मैं इसको हाइट का डिफरेंस h मान लूं या डेल्टा h लिख दूं तो 2gh टाइप का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। राइट? तो क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले से? बहुत सिंपल फॉर्मूला बन गया है। आइए, 2gh, h आपका 2 है, 2 इंटू 2 4, g की 10 एंड 40, अंडर रूट 40 इज योर आंसर। इजी लगा? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। बहुत इजी है, वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हो। आइए देखिए ध्यान से, मैंने आपको हिंट भी दी है। हिंट ये है कि जब ये मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा तो इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी पार्टिकल की। पार्टिकल ऊपर चलेगा, वहां पर भी स्पीड जीरो है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। बहुत इजी सा सॉल्यूशन है। देखिए आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, कितने वर्क डन है? ग्रेविटी का वर्क डन स्प्रिंग का। कई लोग बोल रहे हैं सर नॉर्मल भी तो है। अरे नॉर्मल सरफेस के नॉर्मल है, डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार हो रही है कि वर्क डन बाय द नॉर्मल इज 0। 90 एंगल बन रहा है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। जब भी फोर्सेस आपके